हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल अपने तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पे आपकी बीएड परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी से रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपका एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा, तो इसलिए आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ो। ध्यान और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर कर देंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, बहुलवाद के जनक कौन है बताइए। बहुलवाद के जनक कौन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बहुलवाद के जनक की बात करें, गिरियक व मिटलैंड है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। बहुलवाद विचारधारा स्थापित करने का जो श्रेय है जर्मन समाजशास्त्री गिरियक तथा ब्रिटिश ब्रिटिश विद्वान मेटलैंड को जाता है, ठीक है। 20वीं शताब्दी में बहुलवाद की अवधारणा संप्रभुता के सिद्धांत के विरुद्ध हुई थी। इस सिद्धांत के अनुसार जो समाज में आज्ञा पालन कराने की शक्ति एक ही जगह जो है केंद्रित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 77 में बताइएगा आंसर का। फेबियन समाजवाद का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था बताइए। फेबियन समाजवाद का विकास जो है सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। फेबियन समाजवाद का विकास जो है सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ था। यह समाजवाद की विकास मूलक विचारधारा है, ठीक है, जो मार्कस और लेनिन की क्रांतिकारी विचारधारा से भिन्न है। यह विचारधारा जो है आर्थिक गतिविधियों में एक प्रभावी, निष्पक्ष, प्रशासित राज्य की नियमित भागीदारी की वकालत करती है, ठीक है। अगला आपका साथियों 78 में बताइएगा राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर जो है संशोधन किया जा सकता है बताइए। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर जो संशोधन किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 368 के, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में दी गई है, ठीक है। अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार जो संसद संविधान में नए उपबंध जोड़कर या उपबंध को हटाकर या बदलकर संविधान में संशोधन कर सकती है, ठीक है। अगला आपका साथी है 79 नंबर। ऑन लिबर्टी नामक ग्रंथ किसने लिखा है, तो ऑन लिबर्टी नामक ग्रंथ की रचना जो है आपकी जेएस मिल ने की है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर, ठीक है। ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक की रचना आपकी जॉन स्टुअर्ट मिल ने की थी। वे एक आपके प्रसिद्ध दार्शनिक, राजनीतिज्ञ व अर्थशास्त्री थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 80 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का आर एन मल्होत्रा समिति का संबंध था किससे बताइए। आर एन मल्होत्रा समिति का जो संबंध था किससे था, यह संबंध था आपका साथियों बीमा क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। आर एन मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र से संबंधित था। वर्ष 1993 में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर आर एन मल्होत्रा की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था, जिसका लक्ष्य जो है बीमा क्षेत्र में सुधार करना था, ठीक है, कराना था। तो ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया था बी आपका राइट था। अगला आपका 81 नंबर। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या बताइए। बंद अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य, तो बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य उस देश से है जो किसी अन्य देश के साथ जो है वित्तीय आदान प्रदान या व्यापार नहीं करता। यह देश के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग नहीं लेता, अर्थात कोई आयात निर्यात की प्रक्रिया नहीं होती यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर आयात निर्यात बंद। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है आयात निर्यात बंद। अगला क्वेश्चन आपका 82 नंबर। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी, तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू ऊल्ट ने। ऑप्शन नंबर जो ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या वर्ष 1879 में डब्ल्यू ऊल्ट ने जर्मनी के लिप्सिंग में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी, ठीक है। इस प्रयोगशाला में मनोविज्ञान को एक विशिष्ट शिक्षण के रूप में जो है चिन्हित किया गया, ठीक है। अगला आपका साथियों बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा 83 नंबर। व्यवहारवाद उपागम के प्रतिपादक थे कौन बताइए। व्यवहारवाद उपागम के प्रतिपादक कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वाटसन। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद उपागम का प्रतिपादन वर्ष 1913 में जे
वी और वाटसन ने किया था, ठीक है। व्यवहारवाद एक आपका अनुभववादी वैज्ञानिक उपागम है जिसका लक्ष्य जो है राजनीतिक घटनाओं एवं तथ्यों के विश्लेषण की नई इकाइयों, पद्धतियों और तकनीकों को विकसित करने के साथ जो है इनकी वैज्ञानिक व्याख्या करना है, ठीक है। अगला आपका साथी 84 में बताने की कोशिश कीजिए। परिस्थिति पुंज प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया, बताइए। परिस्थिति पुंज प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों रॉबर्ट मार्टिन ने। ऑप्शन जो सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। परिस्थिति पुंज जो है रॉबर्ट मार्टिन की अवधारणा है। समाज में एक व्यक्ति की एक समय में अनेक परिस्थितियां हो सकती हैं, इन संपूर्ण परिस्थितियों के योग को जो है परिस्थिति पुंज कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है आपका साथियों 85 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तर्क और ज्ञान मीमांसा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तर्क और ज्ञान मीमांसा से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मीमांसा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। न्याय दर्शन तर्क और ज्ञान मीमांसा से संबंधित है। इसके लिए संपूर्ण जीवन जगत एवं वातावरण के सभी पदार्थों का ज्ञान आवश्यक है। न्याय दर्शन जो है ईश्वरवादी है, ठीक है। चलिए क्लियर, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 86 नंबर क्वेश्चन बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए 86 है, संस्कृति के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है, बताइए। संस्कृति के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा मैलिनोवस्की। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर से इसके बाद संस्कृति के प्रकारात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक आपके पोलैंड के ब्रोनिस्लाव मैलिनोवस्की थे। उनके अनुसार संस्कृति में उत्तराधिकार में प्राप्त कलाकृतियां, वस्तुएं, तकनीकी प्रक्रिया, विचार, आदतें तथा मूल्य शामिल हैं, ठीक है। संस्कृति के एक पहलू में परिवर्तन से संपूर्ण संस्कृति में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अगला आपका साथी है 87 में, बताइएगा आंसर। सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज किसकी कृति, बताइए। सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज किसकी कृति है, तो सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज पुस्तक के लेखक आपके कार्ल मेनहीम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज पुस्तक के लेखक आपके कार्ल मेनहीम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बताइएगा राइट आंसर 88 में। दर्शन और संस्थापक दिया गया है, इसका मिलान करना है, ठीक है। क्या देगा, ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हमें सिर्फ बताना है, ठीक है। तो देखिए सही सुमेलित की बात करेंगे तो सांख्य दर्शन के आपके कपिल मुनि है, सही बात है। योग दर्शन के पतंजलि है, न्याय दर्शन के गौतम है, और बुद्ध के वैश्विक के बुद्ध आपका गलत दिया गया, ठीक है। वैश्विक दर्शन के आपके कणाद है, करात, ठीक है। तो आपका गलत दिया गया है। तो 1 और 2 और 3 ये जो आपके सही मिलान है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 89 नंबर, बताइएगा आंसर। शून्यवाद व सापेक्षवाद के प्रवर्तक कौन थे, बताइए। शून्यवाद व सापेक्षवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो नागार्जुन। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका आंसर। शून्यवाद तथा सापेक्षवाद के प्रवर्तक आपके नागार्जुन थे। नागार्जुन ने अपनी रचना रत्नावली में सापेक्षता के सिद्धांत की चर्चा की है, ठीक है। शून्यवाद या शून्यता बौद्धों की महायान शाखा का मत या सिद्धांत है जिसमें संसार को शून्य और उसके सभी पदार्थों को सत्ताहीन माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 90 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर। शंकराचार्य ने 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। ये 4 मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों द्वारकापुरी, ज्योतिर्मठ और श्रृंगेरी में। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आदि शंकराचार्य ने भारतीय सनातन परंपरा को पूरे देश में फैलाने के लिए भारत के 4 कोनों में 4 शंकराचार्य मठों की जो है स्थापना की थी। ये 4 मठ आपके श्रृंगेरी मठ या मठ जो है भारत के दक्षिण में रामेश्वर में स्थित है, या कर्नाटक में सबसे प्रसिद्ध मठों में से एक है, और दूसरा है गोवर्धन मठ। यह मठ जो उड़ीसा के पुरी में है, ठीक है। और इस मठ का संबंध आपका भगवान जगन्नाथ मंदिर से है, ठीक है। तीसरा है आपका शारदा मठ, ठीक है। द्वारका मठ को शारदा मठ के नाम से भी जो है जाना जाता है। यह मठ जो है गुजरात के द्वारका धाम में स्थित है। और चौथा आपका ज्योतिर्मठ, तो ज्योतिर्मठ जो है उत्तराखंड में बद्रिकाश्रम में है, और इसकी स्थापना शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 91 नंबर। सरगासो सागर किस महासागर का हिस्सा है, तो देखिए सरगासो सागर जो है हिस्सा है आपका साथियों उत्तरी अटलांटिक महासागर का। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका आंसर। सरगासो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक क्षेत्र है जो 4 धाराओं से घिरा हुआ है, ठीक है।
सरगासो सागर जो एकमात्र ऐसा समुद्र है जिसकी कोई तट रेखा नहीं है। इस सागर का पूरा नाम जो है भूरे रंग के सरगाम क्या है सरगासम समुद्री शैवाल यानी कि बिना जड़ की मोटी समुद्री घास के नाम से जो है रखा गया है, सरगासो सागर। ठीक है, तो ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे आपका वैसे व्यापारिक हवाएं वे हैं जो क्या है बताइए। व्यापारिक हवाएं वो हैं विषुवत रेखा के उत्तर में 45 डिग्री व 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य चलती हैं। नहीं, विषुवत रेखा के उत्तर में 30 डिग्री व 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य तथा उत्तर तथा दक्षिण में चलती हैं, ये भी गलत है। विषुवत रेखा के उत्तर व पूर्व की ओर 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य चलती है, ये भी गलत है। तो इनमें से कोई भी आपका राइट नहीं है। ठीक है, व्यापारिक हवाएं जो दिया गया इनमें से कोई भी राइट नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी है। व्यापारिक हवाएं वे हवाएं हैं जो विषुवत रेखा से लगभग जो है 30 डिग्री उत्तर, ठीक है, 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर मजबूती से चलती हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा पर लगभग कोई हवा नहीं है, इसलिए इस क्षेत्र को कभी कभी उदासी आएगी डॉल ड्रम्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला आपका साथी है 93 नंबर। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन से है। तो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर आपके सीमा शुल्क, आयकर, निगम कर सभी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले प्रमुख कर आपका देखिए प्रत्यक्ष कर, निगम कर, आयकर, संपत्ति कर, वस्तुओं और सेवाओं पर लेन देन का कर। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर आपका केंद्रीय जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क होता है। ठीक है, चलिए अगला आपका साथी 94 नंबर। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। तो भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान आपका लगाया था साथी दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ने वर्ष 1876 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान तैयार किया था। इस क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाने वाले पहले व्यक्ति आपके डॉक्टर वी राव थे। 1949 ईस्वी में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ, जिसने अपनी पहली रिपोर्ट वर्ष 1951 में प्रस्तुत की थी। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ द्वारा लगाया जाता है और इसकी स्थापना आपकी 2 मई 1951 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 95 नंबर। बताइएगा आंसर बुद्धि सीखने की योग्यता है या किसका कथन है। तो बुद्धि सीखने की योग्यता है या कथन आपका बंकी घम का है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका आंसर बुद्धि सीखने की योग्यता है, एबिलिटी टू लर्न। यह कथन जो आपका बंकी घम का है। बुद्धि को जो सामान्य योग्यता मानने वाले मनोवैज्ञानिक में टर्मन, एम्बिगास, स्टाउक, बर्ट, गॉल्टन, स्टर्न, बंकिंगम आदि आते हैं। ठीक है, बुद्धि को 2 या 3 योग्यताओं या योग्य मानने वाले मनोवैज्ञानिक आपके स्टैनफोर्ड, बिने का नाम उल्लेखनीय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका साथी 96 नंबर। बताइएगा आंसर होगा निम्न में से कौन जो का स्वरूपात्मक संप्रदाय का प्रवर्तक। बताइए निम्न में से कौन जो है स्वरूपात्मक संप्रदाय का प्रवर्तक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथी वो सीमेल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में विद्वानों के मत का मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। ठीक है, स्वरूपात्मक संप्रदाय का होता है तो इस संप्रदाय के प्रवर्तक जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज सीमेल हैं। इस संप्रदाय के अन्य विद्वानों में आपके विरकांत, वानविज, मैक्स और टॉनविज प्रमुख है। ठीक है, और समन्वयात्मक संप्रदाय इस समुदाय के प्रमुख समर्थकों में आपके सोरोकिन, दुर्खिम, हॉबहाउस तथा गिन्सबर्ग के नाम जो है विशेष रूप से लिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 97 नंबर। सौंदर्य शास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। एस्थेटिक। ठीक है, सौंदर्य शास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एजी बॉम्सगार्टन ने। ऑप्शन नंबर जो पी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। सौंदर्य का विलोचन प्राचीन काल में ही आरंभ हो गया था, किंतु इसके लिए सौंदर्य शास्त्र का प्रयोग एजी बॉम्सगार्टन ने किया था। ठीक है, सौंदर्यानुभूति का विश्लेषण करके जो सुंदर और असुंदर का निर्णय
करना जो है सौंदर्य शास्त्र का लक्ष्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 98वां, मुद्रा संकुचन क्या है? तो मुद्रा संकुचन का अर्थ होता है साथियों, मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और सामान्य मूल्य स्तर घट जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका, मुद्रा संकुचन मुद्रास्फीति की विपरीत अवस्था होती है। इसके अंतर्गत जो है मुद्रा का मूल्य बढ़ता है अर्थात कीमतें गिरती हैं। ठीक है, जब वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन मौद्रिक आय की तुलना में तेजी से बढ़ता है तब यह स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका ध्यान से देखिए 99 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जो है सर्वोदय और भूदान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। आचार्य विनोबा भावे महात्मा गांधी के अनुयायी थे। वर्ष 1950 ईस्वी के दौरान उनके सर्वोदय आंदोलन के तहत जो है कई कार्यक्रमों को जो है लागू किया गया, जिनमें से एक आपका भूदान आंदोलन था। ठीक है, वर्ष 1991 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से उन्होंने भूदान आंदोलन की जो शुरुआत की थी। यह आंदोलन आपका 13 वर्षों तक चला था। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है 100 नंबर, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान की अगर बात करें तो कठोरता और लचीलापन का मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो साथी अच्छी और बढ़िया लगी। तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे जो है अपना फीडबैक कमेंट में डाल कर जाइए आपको क्लास कैसे। तो मैं आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।